नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे जिसका इब्तदाई के अंदर जिक्र हुआ। हमें इस ज़िमन के अंदर ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब ने। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एम्बेसडर साहब, ये तो पूरा मंजरनामा जो है ये हर ममालिक के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सालिसों के कंट्रोल में, ना गारंटर्स के कंट्रोल में, ना उन फरीकैन के कंट्रोल में जो जंग लड़ रहे हैं और तनाज़े को फैलाते चले जा रहे हैं, जिसमें से कोई दरमियानी वे आउट निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। आप क्या समझते हैं कि अभी मुमकिना ऑप्शंस क्या हैं और इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या दिखाई दे रहे हैं कि यमन और सऊदी अरब का महाज भी खुल चुका है? देखिए, हालात जो हैं वो कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन होने के बाद तवक्को की जा रही थी कि ईरान और यूएस के दरमियान जो तनाज़ा है वो पुरअमन तरीके से हल हो जाएगा, लेकिन मौजूदा रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे उस तवक्को और उम्मीद को बड़ा धचका पहुंचा है। और ख़ास तौर पे जो मेरा ख्याल में जिस इशू से ये कशीदगी दोबारा बढ़ी है वो है हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल का मसला है। और उसमें ईरान का एक अपना यानी पॉइंट ऑफ व्यू है, अमेरिका और दूसरे खलीजी ममालिक का अपने अपने यानी उसके ऊपर पोजीशंस हैं, और वो इतनी डिफरेंट हैं कि उनका आसानी से हल निकालना कोई यानी मुमकिन शायद ना हो। लेकिन कोशिश ये ज़रूर जारी रखनी चाहिए, जैसे कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो हैं फरीक हैं उनसे तहवील किया है कि वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें और तहम्मुल से काम लें। और दूसरा ये है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो नकात हैं उनके मुताबिक अमल करें ताकि इस मसले को पुरअमन तरीके से हल किया जा सके। जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का ताल्लुक है तो हमें याद रखना चाहिए कि 28 फरवरी से पहले, 27 फरवरी उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जो आना जाना था वो बिल्कुल खुला था। किसी एक नेशन का उसके ऊपर कोई कंट्रोल या रेगुलेशन नहीं थी, ना ईरान की ना दूसरे खलीजी ममालिक की। तो आइडियली जो है वो कम से कम 60 दिन के लिए जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक पीरियड इंडिकेट किया गया था, 60 दिन के अरसे तक तो कम से कम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को उसी तरीके से खुल जाना चाहिए था। और यही लिखा गया था कि ईरान हत्तल वसा कोशिश करेगा, जो पैराग्राफ 5 है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, उसमें यह है कि ईरान कोशिश करेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बिल्कुल पहले की तरह खुल जाए और आना जाना आसान हो जाए। उससे ईरान ने इसका ये मतलब अखज़ किया है कि ये काम एक्सक्लूसिवली ईरान नहीं करना है। लेकिन मुझे जहाँ तक मैं देख सकता हूँ इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान के में एक जिम्मेदारी तो लगाई गई है, क्योंकि उन्होंने मायने की हुई थी, वो शेलिंग कर रहे थे पहले जब तनाज़ा लड़ाई हो रही थी, और उसको उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करना उन्हीं की जिम्मेदारी यानी बनती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लिया जा सकता कि हुर्मुज़ को रेगुलेट करना या वो एक्सक्लूसिवली ईरान की यानी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा यानी उन्हीं का ही एक हक है। ओमान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की दूसरी साइड भी है और उनके भी इसमें हकूक बनते हैं। तो और जावेद साहब फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान मंजर आम पे आया कि हम इसे रेगुलेट करेंगे, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, 20% चार्ज करेंगे, तो फिर वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं? और जवाबन अब्बास इराक़ची साहब ने कहा कि अगर ये करना ही है तो ये रेट थोड़ा सा ज्यादा है, हम तो उससे कम कह रहे हैं। पैराग्राफ 5 में ये लिखा हुआ है कि ईरान और ओमान जो है वो मिल के 7 दिन के बाद जो एक रेगुलेशन रिजीम बननी है उसको वज़ा करेंगे और उस सिलसिले में गल्फ स्टेट्स दूसरी जो है उनको मुशावरत करेंगे। ये उस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा गया। अब जो ट्रंप साहब ने बयान दिया है वो तो बिल्कुल ही कोई उसकी तुक नहीं बनती, इसलिए कि अमेरिका जो है वो रीजनल स्टेट नहीं है, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो आके अपनी चौधराहट जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में कायम करने की कोशिश करे। और फिर उसकी अपने बयानात में ट्रंप साहब के एक तजाद यह है कि वो एक तरफ से तो कहते हैं कि ईरान को किसी किस्म का वो फीस या टोल वगैरह नहीं लगाना चाहिए, और ख़ुद कह रहे हैं कि अगर हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की तो हमें 20% जो है वो वैल्यू ऑफ द कार्गो वो हमें फ़ीस अदा की जाए। तो इसलिए उसका तो कोई रैशनल नहीं बनता। वो मेरा ख्याल में ट्रंप साहब गाए बगाए एक स्टेटमेंट देते हैं फिर उसको बदल देते हैं अगले दिन, तो हो सकता है ये दिस इज़ वन ऑफ दो स्टेटमेंट्स। लेकिन जो तशवीशनाक चीज़ यह है कि जब से ये मामला
दोबारा ख़राब हुआ है, तो दरमियान में अच्छी खासी ईरान और यूएस के दरमियान झड़पों का तबादला हुआ है, और उसमें फिर दूसरे खलीजी ममालिक पे भी ईरान ने हमले किए हैं जहाँ वो समझते हैं कि अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं। और कोशिश ये करनी चाहिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान और कतर को मिल के कि वो अब ईरान को भी अप्रोच करें, अमेरिका को भी अप्रोच करें, ताकि मामला को डिफ्यूज़ करने में मदद मिले और फिर वो ऐसा लाएअमल इसमें निकाला जाए जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने की जो बात है वो भी पूरी हो जाए, और अगर कोई उस पर रेगुलेशन कोई टेम्परेरी बनाना है मैकेनिज्म, तो उसमें ईरान और ओमान मिलके उसको मैनेज करें, और साथ साथ गल्फ कंट्रीज़ को भी उसमें के साथ मुशावरत करें। अब हूतीज़ का जो मामला है उसने इस चीज़ को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया गया है, और तवक्को ये करनी चाहिए कि सारे जो रीजनल कंट्रीज हैं वो तहम्मुल, बुर्दबारी और सब्र और हौसले का अच्छा जावेद साहब, आपकी नजर में सर ये हूतियों को ट्रिगर किया गया है, वो जानबूझ के बीच में शामिल किया गया है? कुछ ये कहते हैं कि ईरान ने उनको एक्टिवेट किया, कुछ ये कहते हैं कि नहीं सऊदीया ने इस पूरे मंजरनामे में उनको ट्रिगर किया है। कुछ आरा ये हैं कि सऊदीया को इस मंजरनामे में लाने के लिए बात हुई है। क्या वजह हो सकती है कि एक ऐसा महाज जो पिछले 2 साल से खामोश है, बाबुल मंदब वाला मामला तो चले अलग, अगर हूतियों को एक्टिव करना हो ईरान ने तो बाबुल मंदब को बंद किया जा सकता है, लेकिन सऊदी अरब के साथ अब जो इस वक्त तजाद दिखाई दे रहा है या उनके साथ जो इस वक्त जंग का उनसर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे की वजह क्या लगती है? एक तो ये हो रहा है कि ईरान ने जो अमेरिकन हमलों के जवाब में खलीजी ममालिक में हमले किए, उसमें मेरे ख्याल में एक आध उन्होंने निशाना सऊदी अरेबिया में भी बनाया है, किया है, यानी वहाँ भी टारगेट किए हैं, कुछ फायर किए हैं। तो अगर तो ये बात दुरुस्त है तो उससे साफ ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया में एक उसके खिलाफ फीलिंग तो होगी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने पहले जो चंद महीने हैं उसमें बड़ा उन्होंने बुर्दबारी और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, और उन्होंने बल्कि आपने देखा होगा खामेनी साहब के फ्यूनरल पे उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा। सो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरेबिया जो है वो जानबूझकर कोई ऐसी हरकत करेगा या ऐसा कदम उठाएगा जिससे इन हालात जो पहले ही हालात कशीदा वो कशीदा तर हो रहे हैं। तो ये जो हूतीज़ वाला मामला हुआ है इसमें हो सकता है कि दूसरी को बैरूनी ताकतें जो हैं वो को अपना रोल प्ले कर रही हों, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि इस जंग को जितना फैलाया जाए उतना मुनासिब है। और सबसे बड़ा इसका जो रोल और मेरे ख्याल में इसराइल का है, क्योंकि जब जंग बंद हुई तो दुनिया में अगर दो मुल्क बड़े खुश थे तो वो एक इसराइल था और दूसरा, यानी जंग बंद हुई तो जो ना खुश थे वो इसराइल और इंडिया थे। और अब जब ये दोबारा ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है तो इससे इंडिया और इसराइल दोनों को खुशी होगी। तो मेरे ख्याल में इसके ताने बाने इसराइल से ज़्यादा मिलते होंगे ये जो हूतीज़ का मामला दोबारा इमर्ज हुआ है। अच्छा सर, इस वक्त जो हमले किए जा रहे हैं ये माजी की निस्बत ज़्यादा टारगेटेड दिखाई देते हैं, जिसपे ईरान के साहिली इलाकों में उन जगहों पे हमले ज़्यादा हो रहे हैं जिन हमलों से ईरानी बहरिया जो है अपने इंतज़ाम और इंसराम चलाती है। तो ये टारगेटेड ऑपरेशंस या टारगेटेड अटैक्स जो हैं ये ईरान को रिटेलिएट करने के हवाले से किस हद तक उकसा रहे हैं? देखिए, रिटेलिएशन तो दोबारा ईरानी करेंगे, अगर उनके टारगेट्स पे हमले होंगे तो वो रिटेलिएट करेंगे। लेकिन मुझे नज़र ये आ रहा है कि जो टारगेट किए गए हैं चूँकि मिलिट्री टारगेट्स हैं और कोस्टल एरियाज हैं, तो शायद अमेरिका जो मैसेज भेज रहा है कि वही है कि अगर ईरान की तरफ से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए तो अमेरिका भी तैयार है, और दोनों दोबारा डायलॉग के ज़रिए इन मामलात को हल करने के लिए शायद आमादा हो जाएं। और यही रोल है जो अब पाकिस्तान और कतर ने प्ले करना है। ये बड़ा मुश्किल रोल है, लेकिन इनको अपनी कोशिशें तर्क नहीं करनी चाहिए। और ये टारगेटेड जो ऑपरेशन अमेरिका ने किए उनका मकसद यही है कि इनको बात फैलाया रह जाए, बात को कि इस तरह से हो जाए जैसे 28 फरवरी के बाद 3-4 हफ्ते जिस तरह से ईरान पे हमले किए गए थे, जो जिसमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को वसी पैमाने पर तबाह किया गया। तो उस किस्म के हालात दोबारा वो नौइयत इख्तियार न करें। और तो इसलिए देर इज ए ग्लिमर ऑफ होप, यानी एक छोटी थोड़ी सी किरण है उम्मीद की कि शायद
पाकिस्तान और कतर की कोशिशें कामयाब हो जाएं और दोबारा दोनों फरीकैन जो हैं। अच्छा जावेद साहब, तो आप क्या समझते हैं कि कतर इस पूरे मामले में किस तरीके से टिकेगा? कल तो उसने पल्ला झाड़ लिया और उसने कहा कि सालसी में अब मैं नहीं आऊंगा। जब कतर को निशाना बनाया गया है और कतरी जहाज से ही ये तमाम मामला जो चला है, उसके बाद कतर को किस वजह से राग़िब किया जा सकता है? मेरा ख्याल में कतर का बारे में जो पहले बयान आया था वो ये था कि उन्होंने तर्क कर लिया, लेकिन बाद में कोई क्लैरिफिकेशन मैंने कहीं देखी कि उन्होंने कहा, उन्होंने कोई इस किस्म की शायद बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी तक हम कोई जो मीडिएशन का कोशिश हम कर नहीं रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं उन्होंने कहा कि हम करेंगे भी नहीं। तो इसलिए एक ये कहना कि हम ये काम नहीं कर रहे, उससे ये मतलब निकाल लेना कि आइंदा भी हम नहीं करेंगे, ये ज़रा आगे जाने वाली बात है। और अभी चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने कतर का एक कंडोलेंसेस के लिए विज़िट भी किया है, तो मुझे ज़रूर यकीन है कि उनकी बातचीत कतर के जो अमीर हैं और उनके वज़ीर आज़म हैं, सबसे लीडर जो हैं, उनसे बातचीत हुई कि आजकल की ये जो सिचुएशन है इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो उम्मीद है कि कतर भी इस पर तैयार हो जाएगा।